बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हमेशा रही और बनल रही। किसान भाई बहन मन आज के जो जानकारी है वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर जानकारी तो लाइन के देवे घरी ला, लेकिन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी हुई दुगनी। किचन गार्डन द्वारा दे सकते हैं अपने परिवार को बेहतर पोषण। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक बेहतर आमदनी का जरिया है। राज्य में मत्स्य उत्पादक अधिक से अधिक हो, मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़े, साथ ही राज्य के युवा मछली पालन के क्षेत्र में आए और बेहतर रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला मत्स्य पालकों को जो 40% की सब्सिडी दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इससे राज्य के मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ाने के लिए संभावना जताई जा रही है। आजकल बाजार में मिलने वाले सब्जियों एवं फलों की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जरूरी नहीं कि हम बाजार से जो फल सब्जी ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हों। इसलिए आज कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं अपने घर के पीछे की खाली जमीन पर पोषण वाटिका या किचन गार्डन लगाने की। इस वाटिका में आप अपने मनपसंद फल और सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार को उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बहार, चमत्कार और माघी नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार और माघी ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल की फसल में एक बीमारी लगती है, कॉलर रॉट। इस बीमारी की अवस्था में ओल जड़ के पास से पीला होकर गलने लगता है। यही सही समय पर कॉलर रॉट का नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए एक तो जड़ के पास पानी ना जमा होने पाए, ऐसे उपाय करने चाहिए। साथ ही रिडोमिल दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाली मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत कराता है। कम जल उपलब्धता वाली जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम चावल को लेंगे, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दाल में जाएं तो मूंग को अगर लेते हैं तो जिसका न्यूनतम दर है 9,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं का न्यूनतम दर है 2800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात की जाए तो आलू का दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। चीनी की भाव को ले तो चीनी का न्यूनतम दर है 4100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4200 रुपये प्रति क्विंटल। आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो सके, इसके लिए ज़रूरी है हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्दी लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल रहा है। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात
दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो किसान भाई बहन ले बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि उड़द और मूंग में लगे वाला रोग और एक समेकित प्रबंधन कर बारे में है नहीं। तो उड़द और मूंग जो है ये तो दलहनी फसल है कि तो बढ़िया से रौरमन जानबे करेला, खेतियों करेला है नहीं। अब इकर में भाई रोग लग गलक तो किसान भाई बहन मन के कितने नुकसान हुई इकर बारे में सोच के आत्मा और दिल दुइयों काँपेला है नहीं। तो भाई फसल बर्बाद ना हो और फसल बढ़िया हो तो चलू रौरमन के हम सीधे लेके चला थी पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवा थी। हमारे देश में किसान दलहनी फसलों की खेती बहुत ही चाव से करते हैं। इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। चूंकि बाजार में दालों की मांग अधिक होती है तो इसकी उपज भी ज्यादा होती है। मूंग और उड़द की फसल भी ऐसी फसलें हैं जिससे मुनाफा अच्छा होता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि मूंग और उड़द की फसल में लगने वाले रोगों की वजह से फसल इसकी चपेट में आ जाती है और इसका उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में रोगों से फसल को समय रहते बचा लेना चाहिए। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे उड़द एवं मूंग दाल में होने वाले रोग एवं समेकित प्रबंधन के बारे में। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एम रंजना देवी। मैं यहाँ तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज BAU रांची में यहाँ में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट रोग विभाग में यहाँ मैं काम करती हूँ। मैडम, अगर उड़द एवं मूंग में लगने वाले रोगों की बात करते हैं तो जी, उड़द एवं मूंग में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं? उड़द और मूंग दाल में लगने वाली प्रमुख या इम्पोर्टेंट जो रोग है उसमें से आता है सर्कोस्पोरा लिप स्पॉट, जो हम लोग लिप स्पॉट बोलते हैं। इसको बहुत प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट वे में आता है, यहाँ पे पाया गया है। और दूसरी वाली डिजीज़ है जो वायरल डिजीज़ बोला जाता है, वो है येलो मोज़ेक वायरस। फिर तीसरा वाला डिजीज़ आता है इसमें कि बैक्टीरियल वाला लिप स्पॉट भी आता है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है सर्कोस्पोरा लिप स्पॉट डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि पत्ते में ज़्यादा उसका धब्बे या पहले पीली कलर फिर उसके बाद ब्राउन कलर के आके धब्बे आ जाते हैं और जब ज़्यादा उसका फेवरेबल कंडीशन आने लगता है तो उसका सीवियर फॉर्म में और बहुत मात्रा में उसका पत्ते में भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं और वो पत्ते पैर से गिरने लग जाते हैं। उसके कारण हमारे प्रोडक्शन में बहुत कमी होगा और फिर हम लोग का यील्ड लॉस होने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए इसके रोकथाम के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इसमें अगर हम लोग के पास फफूंद नाशक जैसे बोलते फंगिसाइड बोलते उसको लगाना पड़ेगा। सर्कोस्पोरा पत्र बुंदकी रोग ये मूंग और उड़द की फसल में लगने वाला सबसे प्रमुख रोग है। इससे फसल की पैदावार में काफी नुकसान होता है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जहां तक इसकी रोकथाम की बात है तो इस रोग से फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले कैप्टन या थीरम कवकनाशी से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। जैसे ही डिजीज़ या जैसे ही रोग का वहाँ में हमारे खेत में लक्षण दिखाई देने लगे तो हम लोग इसके लिए रोकथाम के लिए फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। वो भी 0.05% ये परसेंट में लगाना है। वो भी 3 या 4 बार 10 या 15 दिनों के अंतर में 2-3 बार लगाने से इसका रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब भी हम लोग को ये खेती करना है, खेती करने के बाद जब उसका हम लोग हार्वेस्टिंग होने के बाद जितना भी जो हम लोग का जो
स्ट्रॉ या स्टबल्स रह जाते हैं खेत में, उसको निकाल के एक अलग जगह पे उसको ठीक से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जो फफूंद होते हैं वो उसमें ही छिपा रहता है, उसमें ही उसका सर्वाइव होता है। तो इसी के लिए उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जो हम लोग के खेत में जो घास होते हैं उगा रहता है, उसको भी हम लोग को निकाल के, ताकि उसका भी वहाँ से रोग जो निकल के आ रहा है फफूंद, वहाँ में भी वो लोग जीवित रहता है। तो इसी के कारण हम लोग को बहुत सारा सावधानी रखना पड़ेगा। और जब भी हम लोग लगाए जाएगा खेत में, तो उसको हम लोग बहुत रेगुलरली जाके हम लोग को मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि डिजीज़ आ रहे हैं कि नहीं, ताकि हम लोग सही टाइम पे उसको कंट्रोल में ला सके। पीला चितेरी रोग ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं जो तेजी से फैलने लगते हैं। इसमें पत्तियां पूरी तरह से पीली दिखाई देती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मूंग और उड़द की फसल में ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीडेमोटोन मिथाइल प्रतिशत या डायमेथोएट को पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें पाउडर फॉर्म में, सफ़ेद पाउडर फॉर्म में वो पत्ते में मतलब दिखते हैं। तो इसको भी अगर हम लोग कंट्रोल में लाना है, तो हम लोग फफूंदनाशक जैसे फंगिसाइड, सल्फ़र हो गया, केराथेन जैसे बोलते हैं, उसका छिड़काव करने से इसका भी रोकथाम कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग बोला जाता है तो कीट जो है इसमें भी रोग फैलाने में बहुत तरह से ये मदद करते हैं। तो जब भी हम लोग अपने खेत में उड़द और मूंग दाल लगाया जाता है, तो इसको रेगुलरली हम लोग को देख के, अगर वहाँ में कीट आ रहा है तो कीट का भी रोकथाम करना पड़ेगा साथ ही साथ में, और हमारे रोग का भी कंट्रोल में ला सकेंगे। तो अगर हम लोग रोकथाम अगर बोल ही रहे हैं, तो कीट के लिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट बोरर जैसे बोलते हैं, फली में छेद करने वाला कीड़ा, वो भी आते हैं। और एक है पॉट फ्लाई बोल के, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेस्ट के अंदर में आता है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग कीटनाशक भी अप्लाई कर सकते हैं। कीटनाशक के अंदर में हम अगर नाम लेते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड लगा सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। जब भी हम लोग ये नहीं है कि हर बार हम लोग को कीटनाशक या फफूंद नाशक जो है लगाना है, ये ज़रूरी नहीं है। जब भी हम लोग का खेत में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तभी लगाना है। ये नहीं है कि हर बार हम लोग को उड़द लगा रहे हैं तो कीटनाशक पहले से लगा देने, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे भी हम लोग के शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है और बाद में फिर अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में फैलने लगते हैं इसी के कारण। तो किसान भाई बहन मन, उड़द और मूंग कर जो जानकारी मिलक रौरे मन के कैसन लागलक बेस है ने। तो चलू अब दूसरा जानकारी को बढ़ा थी। दूसरा जानकारी है कि जैविक खेती से किसान भाई बहन मन के लाभ है ने। तो रौरे में तो जैविक खेती करबे करीला और बढ़िया से मालूम है कि रासायनिक खेती कर तुलना में जैविक खेती कितना कारगर सिद्ध होवेला है ने। ओकर से बढ़िया खेतियो होवेला और किसान भाई बहन सबसे बड़ा बात है कि कम लागत में बढ़िया फसल होवेला। और रासायनिक खाद जो है इकर से बचे ले आदमी मन का उपाय करत हैं है ने। तो इस सब कर जानकारी चाहिए। तो चलूँ रौरों में लेकर चल थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। साथियों जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, रासायनिक खेती से जहां एक और हमारे सेहत पे तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती जाती है। और अगर इसी के विपरीत हम देखें, अगर हम जैविक खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है और हमारा सेहत भी सही रहता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं गोड्डा में, जहाँ हम बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश से और इनसे जानेंगे कि जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में। जैसा कि अभी आपने पूछा कि जैविक खेती क्या होता है। जैविक खेती हमारे देश में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पे आदिकाल से खेती पद्धति अपनाई हुई है। और पुरानी पद्धति को अगर हम लोग देखते हैं तो वो पूर्णतः जैविक खेती पर ही आधारित दिखाई देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। जैसे हमारे महर्षि पाराशर जी ने एक श्लोक में कहा है, कृषिर्धन्या कृषिर्मृदा जीवनाम जंतुनाम कृषि। उसमें उन्होंने कहा है कि जो
कृषि हमारे किसान भाई करते हैं, उनके लिए जो सूक्ष्म जीवाणु कृषि मृदा में रहते हैं वो सभी उनके लिए बहुत आवश्यक होते हैं, फिर भी वो उसे विनष्ट कर देते हैं खेती तैयार करते समय। इसमें जो पाप होता है उस पाप से हमारे किसान भाई सदैव मुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वो मानव जाति के कल्याण के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैविक खेती में कृषि रसायन या किसी भी प्रकार के रसायन को अगर हटा दिया जाए तो उसमें जो भी हम लोग खेती करेंगे, जो कि पशु आधारित हो सकती है, हम लोगों को जो जीवाश्म या सूक्ष्म जीवों पर आधारित हो सकती है, उस प्रकार की खेती अगर हम करते हैं तो उसे हम लोग जैविक खेती कह सकते हैं। और ये खेती टिकाऊ एवं सदाबहार होती है, जो पर्यावरण को पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर हम लोग इसमें जो भी खाद या जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी अधिकता भी यदि किसान कर देते हैं तो भी हमारे किसी भी तरह का सेहत पे या मृदा की सेहत पे कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ये हमारी जैविक खेती होती है। आपको बताइए जैविक खेती होता क्या है? अगर जो किसान जैविक खेती करते हैं जी, तो जैविक खेती से क्या लाभ होता है, पर्यावरण को क्या लाभ होता है, मिट्टी को क्या लाभ होता है, और जैविक उत्पाद जो खाते हैं जी, उस पर क्या असर पड़ता है? जैविक खेती के बहुत सारे लाभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे एक सीक्वेंस में एक सीरियल क्रम में बताना शुरू करते हैं। जैसे जैविक खेती से सबसे पहला लाभ होता है हमारी मृदा की गुणवत्ता पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और मृदा की गुणवत्ता बहुत अच्छी बनी रहती है, या हम कह सकते हैं कि मृदा की गुणवत्ता टिकाऊ बनी रहती है, जो लंबे समय तक हम लोगों को बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति के होते हुए बहुत अच्छा उत्पाद दे सकती है। दूसरा, हमारे किसानों पर जैविक खेती करने से बहुत प्रभाव पड़ता है। उनकी खेती में लागत कम हो जाती है, उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इस पद्धति को अपनाते हुए 3 से 5 साल चलते हैं तो हमारा उत्पादन लगभग एक जैसा हो जाता है जो हम रसायन खेती के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा लाभ हम लोगों को, जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं, इस वक्त जलवायु परिवर्तन से हम सभी लोग जानकारी रखते हैं जलवायु परिवर्तन की, जिसका कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम लोगों के खेतों पे, खेत के प्रोडक्शन पे और हमारी सेहत पे पड़ता है। ये जो दुष्परिणाम है इसे हम कुछ कम कर सकते हैं यदि हम लोग जैविक खेती अपना लेते हैं। जैविक खेती के उत्पाद से हमारी सेहत पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा नंबर में कैंसर पीड़ित लोग देखने को मिलते हैं, और ये कैंसर बहुत ही मतलब रसायनों से उत्पादित किए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके खाने से हम लोगों के शरीर में कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उत्पाद जो हमारा जैविक खेती के द्वारा किया गया हो वो उत्पाद अगर हम लोग यूज़ करते हैं खाने में तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, हम एक लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा कि इसका क्या लाभ हो सकता है, वो लाभ होता है हमारे किसानों की कम लागत और अधिक लाभ के लिए, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। कम कैसे होती है? क्योंकि किसान को बाहर से बीज भी नहीं खरीदना होता है, और ना ही बीज खरीदना होता है, ना ही खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो सारा खाद अपने यहाँ पर बना सकता है, अपने बीज को स्टोर कर सकता है और उसी को अगले वर्ष के लिए उसे फिर से अपने खेत में उपयोग कर सकता है। इस प्रकार उसमें लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है, और जैविक उत्पाद को विश्व मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कीमत पर लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी सेहत के लिए काफ़ी ध्यान देने का विचार बनाए हुए हैं। जैविक खेती से उत्पाद की हुई फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने के लिए हम उसे काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, जबकि रसायन के द्वारा उत्पाद की हुई सब्जियों एवं फलों को विघटन होना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसकी संरक्षण को काफ़ी हार्म करते हैं, उसकी जो सेल्स हैं उन्हें नष्ट करते हैं। ये केमिकल्स केवल कीट और बीमारियों या व्याधियों को ही ख़त्म नहीं करते हैं, वो हमारे उत्पाद की सेल्स को भी हानि करते हैं, और जो उसे खाते हैं या जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनके भी शरीर पर उसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है। जो लोग जैविक उत्पाद को यूज़ करते हैं उनका लाइफ या कहें कि जीवन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जो लोग रासायनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका लाइफ स्पैन एक छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में एंटर हो जाती हैं जो कि हमारी सेल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो देखो कैसे अलग अलग जानकारी आज रोड में 2 गो जानकारी दिवाली
है नहीं, ये दुइयों कैसे लागलक बेस है नहीं। अरे इसने बेस में जानकारी रउआ के लाइन के देवीला और साथ एहो कहिला कि भाई देखो अगर रउठी ने कोई बढ़िया जानकारी है तो हमके देव, या हमार से कोई जानकारी चाहिए तो रउरे मन लो। ये दुइयों के पत्राचार करे के है तो भाई पता को तो लिखे हो ही नहीं, तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001 है नहीं। तो आज रउरमन मनोज वर्मा के इजाज़त देव मकिले हे दीना और हे बेरा नमक जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।